बड़े बड़े जो नेतागण हैं उनकी ऐसी तैसी कर देते हैं। लेकिन बंदो तुम अपने एटीट्यूड में रहा करो। हाँ, किसी का पीछा नहीं करना चाहिए, छपरी मत बनो भाई। कि तुम नाली में पड़े हो, दोस्त तुम्हें निकाल के ला रहे हैं, बचा रहे हैं। लड़कियों को ये ध्यान रखना है, देश की लड़कियों को, आपको जब भी मैट की गीत नहीं बनना, तो आप सामने वाले को गुलदस्ता दे के रवाना करें। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरा नाम है नमन पालीवाल, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। हमारे साथ अभी मौजूद हैं जीजी सर। इनको किसी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम सर से इंट्रोडक्शन लेंगे। सर, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला सवाल बिना किसी देर के, आपका इंट्रोडक्शन जीजी सर ही क्यों। एक्चुअली क्या है कि कई बच्चे मेरे पास आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि सर जीजी सर का फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि एक्चुअली कोटा में और भी 2-3 जीजी सर हैं। इंडिया लेवल पे कुछ लेडी टीचर भी हैं जिनका नाम है जीजी मैम। तो जीजी सर, जीजी मैम काफ़ी कॉमन हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि सर फुल फॉर्म क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे पापा, मतलब थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा समय में। मेरे पापा एडिटर रहे, लिटरेचर का हमारे घर में माहौल रहा। तो मैक्सिम गोर्की एक रशियन राइटर हैं। तो मेरे पापा उनके बड़े फ़ैन हैं। अब मेरा सरनेम है गोदारा, तो उन्होंने क्या किया कि भाई गोदारा आ रहा है, जी से सर नेम स्टार्ट करना है, तो मैक्सिम गोर्की का गोर्की उठा लिया। अब क्या, वो राइम बन गई। 6 लेटर गोर्की, 6 लेटर गोदारा, गोर्की गोदारा, और वो बन गए आज के जीजी सर। क्या बात है। तो ये कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है सर की। तो सर, पहला क्वेश्चन आपकी तरफ मेरी तरफ। अच्छा, मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगा कि नाम रशियन है पर मैं पूरी तरह इंडियन हूँ। क्या बात है, मेरा भारत महान। जी। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि हम आपके इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे, हम आपकी टीचिंग लाइफ के बारे में बात करेंगे, बट पहले हम बात करेंगे आप एज अ स्टूडेंट कैसे थे, आपकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, स्टूडेंट लाइफ के बारे में कुछ बताइए। मैं वही आपको बताना चाहूंगा कि जैसे है ना, मैं देश के हर बच्चे को बताना चाहूंगा कि आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे और आपका नेचर भी बदलता है। मैं स्कूल में कैसा था, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही स्टूडियस था, पढ़ने वाला था। सेंट पॉल्स कोटा से मेरी स्कूलिंग हुई, 2002 का मैं पास आउट हूँ। तो आई वॉज अ वेरी डिसेंट, कमिटेड, होता है ना अच्छा बच्चा, अच्छा प्यारा बच्चा, तो वो वाला बच्चा था मैं। हाईली इंट्रोवर्ट। मैं खिड़की की सीट पे बैठता था, हमारा बहुत बड़ा मैदान था, घास का मैदान, मैं उसको देखता रहता था। और जैसे ही हम छूटते थे, जैसे ही घंटी बजती थी, फ्री पीरियड होता था, हम मैदान में भागते थे, ऐसे जैसे घोड़े भागते मैदान में, इस तरह से। तो खिड़की की सीट थी, मेरे कुछ फुटबॉल के चंद दोस्त थे, कुछ टॉपर जो मेरे दोस्त थे, उनसे मेरी दोस्ती थी। तो ये बढ़िया चल रहा था। मैं बहुत ही सीमित लोगों से दोस्ती कर पाता हूँ, मतलब ट्रस्ट इश्यूज हैं कह सकते हैं आप। तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट प्रेशियस है, तो वो लिमिटेड लोगों को ही देना चाहिए, मतलब संभल करके देना चाहिए। बहुत प्रेशियस चीज़ है, टूट जाएगी तो वापस नहीं आ पाएगी। सो सर, अभी आपने ट्रस्ट के ऊपर कुछ बोला और बहुत ही प्यारी लाइन थी, एक बार फिर से दोहराइए सर माइक के ऊपर। मेरा कहना है कि मुझे सिवियर ट्रस्ट इश्यूज हैं। मैं बहुत लिमिटेड लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ, और ट्रस्ट दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। एट क्वांटम ऑल्सो वी स्ट्राइव टू विन दैट ट्रस्ट, कि हम आपका भरोसा जीत पाए। जो भी बच्चा हमसे जुड़ रहा है, कम से कम वो ये ना कह पाए कि सर ने अपनी पूरी शिद्दत से नहीं पढ़ाया, या जो भी आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी पूरी शिद्दत से करें। और जिस ऑनेस्टी की उम्मीद आप दूसरों से कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी वो ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो फिर मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। बट ट्रस्ट बहुत प्रेशियस चीज़ है। मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा, आपकी एज है 18 से 20 साल, 21 साल, तो आपको संभल के चलना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे आपके ही दोस्त होंगे जो शायद आपको ड्रैग डाउन करना चाहेंगे। फिर अपोजिट जो है, अपोजिट सेक्स से भी आपकी दोस्ती होगी, उनसे भी बातचीत होगी। तो वहाँ भी आपको बहुत जल्दी किसी से ट्रस्ट नहीं कर लेना है कि भाई किसी ने आपसे मुस्कुरा के बात कर ली, किसी ने आपसे रजिस्टर मांग लिया और आपने ट्रस्ट कर लिया और आपने बहुत सारी चीज़ें सोच ली, तो दिस विल बी समथिंग रॉन्ग, और ये बहुत गलत जा सकता है। आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एलिनिएट हो सकते हैं अपने पाथ से। तो इसका आप ध्यान रखें। सर, इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे आपने अभी पूरा ट्रस्ट और प्यार के बारे में बताया, आज की जो जनरेशन है वो क्या करती है कि अगर जैसे आपने कहा रजिस्टर दिया और प्यार हो गया। अभी हमारे ज़माने में क्या हो रहा है सर, इंस्टाग्राम आईडी दी, हाय बोला तो प्यार हो गया जी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करिए, प्यार क्या चीज़ है और एक अट्रैक्शन क्या चीज़ है। देखिए, ये तो सब्जेक्टिव चीज़ है, सबका अपना अपना नज़रिया है। मेरा ये मानना है कि मतलब आप किसी पे भी ट्रस्ट करें, आपको समय लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरी रेजोनेंस में कोचिंग हुई है। आई वॉज इन 13th क्लास, 12th के बाद 13th में मैंने ड्रॉप लिया था जेई के लिए। तो 2003 की बात है, मैं रेजोनेंस में पढ़ता था। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त है,
अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है, तो मतलब ही इज काइंड ऑफ अ मिलियनेयर। वाह। लेकिन उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ। लेट सपोज उसको एस बोल देते हैं, है ना, उसका नाम एस से ही स्टार्ट होता है तो उसको एस बोल देते हैं। नाम तो मैं नहीं ले सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो मेरे पीछे पड़ जाएगा, मारेगा मुझे। तो मैं उसकी स्टोरी बताता हूँ। जी। रेजोनेंस में जब हम पढ़ते थे, हमारे जो टीचर थे RKV सर, वो डायरेक्टर हैं, अभी भी हैं डायरेक्टर, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी फिजिक्स जो सीखी है मैंने, उसका बहुत क्रेडिट RKV सर को भी है। मैं खुद भी बहुत मेहनत करता था, पर मैं RKV सर को अपनी फिजिक्स का क्रेडिट देना चाहता हूँ। तो RKV सर ने एक दिन हमारी क्लास में बोला कि ये जो बच्चा है जिसको मैं कह रहा हूँ एस, जो मेरा बहुत ही अभिन्न मित्र है, तो उन्होंने कहा कि ये तो टॉप 100 में आएगा IIT में। और RKV सर ने अगर कह दिया कि ये टॉप 100 में आएगा, तो उसको टॉप 100 में आना ही था। वी नीडेड टू अटेम्प्ट JEE इन 2003। लेकिन हुआ क्या कि उस बच्चे ने किसी लड़की से रजिस्टर मांगा। टॉपर है तो टॉपर की तरफ तो अट्रैक्शन होता है, इंटेलिजेंस अट्रैक्ट करती है। मैं लड़कों को ये बोलना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस अट्रैक्ट करती है, लेकिन बंदो तुम अपने एटीट्यूड में रहा करो। हाँ, किसी का पीछा नहीं करना चाहिए, छपरी मत बनो भाई। सही बात। एटीट्यूड में रहो अपने, बिल्कुल। और अपना लेवल उठाओ, तो 10 लोग तुम्हारे पीछे भागें, तुम किसी के पीछे मत भागो। ये ध्यान रखने की बात है। खैर, जो हमारा मित्र है एस, उससे किसी ने रजिस्टर मांग लिया। अब बकायदा रजिस्टर ही मांगा था, है ना। उसने सोचा कि भाई इन्होंने तो, मतलब किसी से अटेंशन मिला, हम बॉयज स्कूल के थे, उसको लगा कि भाई ये तो, क्योंकि हम बॉयज, सेंट पॉल्स बॉयज स्कूल था, अभी वो कोएड हो गया, सेंट पॉल्स माला रोड वाला। तो उसके लिए नई चीज थी, किसी ने, लड़की ने शायद उससे जिंदगी में पहली बार ही बात की होगी, तो वो सेंटी हो गया, आपकी भाषा में कहें तो सेंटी हो गया। अब ये चीजें बिगड़ती गई। थोड़े दिन में 2-4 बार और रजिस्टर का आदान प्रदान हुआ, मुस्कुरा के सामने वाले ने आपसे बात कर ली। अच्छा, आपने आगे तक की प्लानिंग कर ली, यहाँ शादी करेंगे, यहाँ हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, यहाँ हनीमून के लिए जाएंगे, सब आपने प्लानिंग कर ली आगे तक की। ठीक है, अब हुआ ये कि बंदी को लगने लगा कि आप ऑब्सेसिव हो रहे हो, पीछे पड़ रहे हो, उसने आपसे बात करनी बंद कर दी। अब यहाँ पे जो एस नाम का प्राणी है, वो सीवियर डिप्रेशन में चला गया। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या उसके साथ। उसने फिनाइल पी लिया था, मतलब ये आज भी मुझे बोलते हुए रोंगटे खड़े होते हैं। उसने फिनाइल पी लिया था और वो बाथरूम में था, बाथरूम में गिर गया था। किस्मत की बात थी, वो भगवान होते ना कभी कभी, किस्मत की बात थी कि बाथरूम का गेट खुला हुआ था। मम्मी आई, उन्होंने कहा आधे घंटे से बाहर नहीं निकला, उन्होंने गेट खटखटाया, गेट खुल गया, वो नीचे पड़ा हुआ था, उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहे थे। हाथों हाथ उसे एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले गए, बड़ी मुश्किल से जान बची। वो 3 इडियट्स का सीन याद है आपको? जी। तो वो राजू तो बेड पे पड़ा हुआ था, वैसे ही हमारा दोस्त पड़ा हुआ था। हमें, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना तकलीफ थी उस वक्त, और रेंचो की तरह मैं उसकी सेवा कर रहा था। तो आप उस सिनेरियो से रिलेट कर सकते हैं। फाइनली वो बच गया। हमने उसको, जैसे ही ठीक हुआ अगले दिन हमने उसे खूब मारा, जिस दिन वो घर पे आया, कि भाई तो एक ऐसे इंसान के लिए जिसको तेरे से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, और किसी ने मुस्कुरा के बात कर ली तो भाई आप पीछे थोड़ी पड़ जाओगे। सही बात। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपका तो भाई 5 साल की रिलेशनशिप थी, आपकी तो शादी भी हो गई, डाइवोर्स भी हो गया, ब्रेकअप भी हो गया आपका, तो आप सामने वाले को गुलदस्ता देके रवाना करें भाई, उसके पीछे ऑब्सेसिव ना हो। आपको, लड़कों को ये ध्यान रखना है कि तुम्हें किसी भी बंदी के लिए कबीर सिंह नहीं बनना, कि तुम नाली में पड़े हो, दोस्त तुम्हें निकाल के ला रहे हैं, बचा रहे हैं। और लड़कियों को भी मैं कहूंगा, जो मेरी क्लास की सारी बच्चियां, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई तुम्हारा बड़ा भाई इधर है, कोई भी तुम्हें परेशान करे मुझे बताओ। और दूसरी बात, लड़कियों को ये ध्यान रखना है, देश की लड़कियों को, आपको जब भी मैट की गीत नहीं बनना। किसी के लिए भी कोई भी फुल एंड फाइनल नहीं होता। ऊपर वाले ने आपकी कोई जर्नी डिसाइड की है, आप अपने पर्पस और कॉलिंग को फॉलो करिए। यू आर हियर फॉर ए स्पेसिफिक रीजन, यू आर हियर बिकॉज ऑफ योर सर्टेन डेस्टिनी। आप एक पर्टिकुलर घर में, एक पर्टिकुलर मकान में, एक पर्टिकुलर समय में पैदा हुए, क्योंकि आपको इस दुनिया को कुछ बड़ा करके जाना है, इस दुनिया में बड़ा करके जाना है, कुछ करके जाना है आपको। आप ये किसी के पीछे भागने के लिए नहीं आए हो। मेकअप होगा, ब्रेकअप होगा, ये चलता रहेगा, लाइफ का पार्ट है, बट लाइफ मस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये मैं सारे बच्चों से कहना चाहूँगा। जो एस नाम का मेरा दोस्त है, हमने उसको बहुत समझाया, उसको भी समझ में आ गया, उसको दूसरा मौका दिया ज़िंदगी ने। उसने सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ब्लॉक किया। जेई में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो जेई एडवांस में अंडर 100 में आता है, IIT बॉम्बे में बैठ के कंप्यूटर साइंस की क्लास में पढ़ता, सोच के देखो, गूज़बम्स आएंगे तुम्हें। अगर तुम सेलेक्ट हुए हो
तो बहुत बढ़िया, नहीं भी हुए हो तो यू कैन इमेजिन आईआईटी बॉम्बे की सीट उसकी छूट गई। और ये कहानी हर साल, ये 2003 की कहानी है एक इंस्टीट्यूट की, ये हर साल कोटा में सैकड़ों बच्चों के साथ, हजारों बच्चों के साथ ये रिपीट होती है, बॉयज के साथ भी और गर्ल्स के साथ भी। आपने किसी को कमिट किया, आप सीरियस हो गए, सामने वाला उतना सीरियस नहीं था, ही और शी वॉज फेकिंग इट, और आप सेंटी होते गए, आपने अपने घर वालों की फिक्र नहीं की, आपने उस माँ के बारे में नहीं सोचा जिसने 9 महीने आपको कोख में रखा, आपको अपने खून और मांस से सींचा है जिसने, आपने उस माँ की चिंता नहीं की और आप छत से कूद गए। मैं उन सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप तो चले गए, लेकिन आप जिनको पीछे छोड़ गए उनकी पूरी जिंदगी नरक से भी बुरी बुरी सजा है। तो आप कुछ भी फैसला लें, कभी भी कोई भी एक्सट्रीम फैसला लेने से पहले अपने पापा मम्मी को याद कर लें, अपने भाई बहनों को याद कर लें, जिन्होंने बचपन से आपको बड़ा किया, जो आपके साथ हर सुख दुख में रहे। होगा कभी कभी ऐसा कि वो नहीं समझ पाएंगे आपकी बात, कोई भी नहीं समझेगा दुनिया में, हो सकता है भगवान भी ना सुने, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं किसी डायरी में लिखें, रजिस्टर में लिखें, अकेले में जाके चीख लें, चिल्ला लें, रो लें, लेकिन आप अपने मन के अंदर की भावनाओं को एक्सप्रेस करें। लोगों से नहीं कर पा रहे तो अकेले में बात करें, अकेले में बोलें, लेकिन एक्सप्रेस करें। लिख के उसको बॉटल में डाल के समंदर में बहा दें, अपने पास तो प्राइवेट नदी भी है चंबल या फिर उसको बॉटल में जला करके फेंक दें, पर आप उसको एक्सप्रेस करें, लिख के, बोल के, गा कर, जो आपका एक्सप्रेशन का तरीका है, ड्रॉ करके। यू नीड टू वेंट आउट दोज इमोशंस, नहीं तो वो सप्रेस्ड इमोशंस आपको बीमार कर देंगे। अब कई लोग मुझसे कहते हैं, बच्चे भी, स्टूडेंट भी, मेरे दोस्त भी, फैमिली वाले भी, वो कहते हैं कि यार तुम तो कुछ ज़्यादा ही चिल रहते हो, कुछ बहुत ईजी गोइंग हो। तो मैं तो कहते ही हूँ भाई कि 40 की उम्र में मेरे सारे बाल काले। रीजन बीइंग दैट कि मैं लोड नहीं लेता, टेंशन मत लो भाई, जो होना है वो होगा, आप अपना बेस्ट दो, डू योर बेस्ट, और आप लोड मत लो, टेंशन मत लो। सब अपने निर्धारित समय पे होता है, सब अपने तरीके से होता है। लोग जुड़ेंगे, बिछड़ेंगे, आप अपने पर्पस, अपनी कॉलिंग, लॉन्ग टर्म जो एम है आपका लाइफ का, if you want to make a positive impact in the world, you want to make world a better place to live in, whatever you want to do, जो भी आपका एम है लाइफ लॉन्ग, उसकी तरफ सतत निरंतर बढ़ते रहो। तो मुझे लगता है मैं ज्यादा तो नहीं बोलता। नहीं सर, आप बहुत मैं स्कूल में जितना इंट्रोवर्ट था ना, कॉलेज में जाके मेरी रैगिंग हुई और मैं उतना ही एक्सट्रोवर्ट हो गया। सर ये सेम कहानी मेरी है, मैं अगर आज आपके सामने बैठ के बोल पा रहा हूँ तो मेरे सीनियर्स की बदौलत है, जिन्होंने मेरी रैगिंग ली। जी जी, तो सीनियर्स को थैंक यू जाता है। बट सर आपने जो आज हमें ये बातें बताई, बहुत जरूरी थी करनी, आई गेस, क्योंकि किसी न किसी को आगे आके ये बात करनी है। देखिए कोटा, सब लोग बोलते हैं कोटा में सुसाइड हो रहे हैं, कोई रूट कॉज की बात नहीं करता जी भाई। पढ़ाई तो हमारे टाइम पे भी थी ना, मैंने भी तो जेईई की तैयारी की है, मुझे पता है ना मेरे दोस्त ने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया, exactly. मुझे उसकी रीजनिंग पता है। अब अखबार में आप छाप दोगे, पढ़ाई थोड़ी था रीजन। 90% बच्चों का रीजन पढ़ाई नहीं है। मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है, अनड्यू प्रेशर होता है। कई बच्चे जेईई नीट के लिए नहीं बने हैं, दे वांट टू बी एन आर्टिस्ट, दे वांट टू बी अ क्रिकेटर, और दे वांट टू डू समथिंग एल्स। भाई अब सचिन तेंदुलकर को जबरदस्ती जेईई कराओ, या लता मंगेशकर जी से कहो, या श्रेया घोषाल से आप कहोगे तो नीट कर भाई, तो नीट करना पड़ेगा, तो ये अत्याचार हो जाएगा ना भाई। उनकी गॉड गिफ्ट है, कुछ टैलेंट है। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, मतलब आई एम एन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग हुई है मेरी। उसके बाद 2007 में, चूंकि मैं तब से, मैं आप देख ही रहेंगे, मुझे बोलने की आदत है, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, तो मेरा प्लेसमेंट हो गया एक जर्मन कंपनी है बॉश, उसमें। अच्छा, कंपनी ज्वाइन करने के पहले ही दिन, वैसे तो मैं पहले ही रिलक्टेंट था, आई वॉज नॉट मतलब इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग इट, पर घर वालों ने कहा कि भाई जर्मन एमएनसी है, कॉलेज का सबसे अच्छा प्लेसमेंट है, तो ज्वाइन तो कर ले। तो मैंने कहा भाई ज्वाइन कर लेते हैं। अब पहले ही दिन मुझे समझ में आ गया कि मैं सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए तो नहीं बनाऊं, और वो तो बॉश जैसी इतनी अच्छी कंपनी थी जो मैंने 15 महीने निकाल लिए। कोई इंडियन सर्विस कंपनी होती तो मैं पहले महीने में छोड़ के आ जाता। हुआ ये कि मैं बिल्कुल क्लियर था कि मुझे क्या करना है, व्हाट इज माई पर्पस और माई कॉलिंग। मुझे क्लियर था कि या तो मुझे फुटबॉलर बनना है, इनफैक्ट फुटबॉल भी मेरी अच्छी थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जितना मैं सोचता हूँ उतनी अच्छी नहीं है, मुझसे अच्छे खेलने वाले भी। वो किस्सा मैं थोड़ा आगे सुनाऊंगा आपको। बिल्कुल सर। तो पहला तो मैं फुटबॉलर बनना चाहता था, मुझे लगता था रोनाल्डो मेसी के बाद मेरा ही नाम आएगा। खैर वो सपना तो साकार हुआ नहीं। दूसरा, मुझे लगता था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जर्नलिस्ट बन सकता हूँ, क्योंकि पापा जर्नलिस्ट रहे हैं, वो प्रिंट मीडिया में रहे हैं, राजस्थान पत्रिका के एडिटर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जर्नलिस्ट बनूंगा। अच्छा, मैं डिबेट सुनता था इंग्लिश में, मतलब करण थापर हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, इंग्लिश में उनकी डिबेट होती थी।
और वो बड़े बड़े जो नेतागण हैं उनकी ऐसी तैसी कर देते थे, जिसको आप अभी ट्रॉल बोलते हो, हमारे टाइम में उसको बोलते थे ऐसी तैसी। तो वो ट्रॉल कर देते थे उनको। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये नेता जो जनता के काबू में नहीं आ रहे, ये मीडिया के काबू में है। अब वो ईमानदारी बची नहीं है मीडिया में, अलग बात है, लेकिन वो ज़माना अलग था। तो आई वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और मुझे लगता था कि मैं सिस्टम को बदलूंगा। वो तो मेरे अंदर हमेशा से ही है। तीसरा, जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था, आरकेवी सर की क्लास में मुझे लगा कि यार अगर मैं ये ना बन पाया, फुटबॉलर नहीं बन पाया, और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जर्नलिस्ट नहीं बन पाया, तो आई विल बी अ फिजिक्स टीचर। ये मेरी थर्ड प्रायोरिटी थी। ओके। उन दोनों चीज़ों के लिए मैं उतना अच्छा नहीं था, फुटबॉलर में उतना अच्छा नहीं था, जर्नलिज्म के लिए मुझे अलग से कोर्स करने पड़ते। तो मेरा जो टेक्निकल या साइंटिफिक बैंड था, फिजिक्स के लिए जो मेरा इंटरेस्ट था, नेचर को डिकोड करने की जो मेरी बचपन से एक तीव्र इच्छा रही है कि ये तारे कहाँ से आए, समय कहाँ से शुरू हुआ, हमें भगवान ने बनाया। जैसे मैं महादेव का भक्त हूँ, तो हमें अगर भगवान शिव ने बनाया, तो भगवान शिव को किन्होंने बनाया? वे बाकी जो भगवान है उन्होंने तो अवतार लिए, भगवान शिव का तो हम जानते ही नहीं कि वो कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए एक्चुअली। तो जिनको भी आप मानते हैं, तो उनका एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है? तो ये सवाल जो है, बिग बैंग से पहले क्या था, आगे क्या होगा, ये सवाल मुझे मतलब उद्वेलित करते रहते थे, परेशान करते रहते थे। तो एक नेचुरल बेंड तो था ही सही फिजिक्स के लिए, और फिजिक्स अच्छी भी थी, मैथ्स अच्छी थी, फिजिक्स अच्छी थी। तो हमने सोचा कि भाई फिजिक्स पढ़ाई जाए। एक दिन आउट ऑफ अ सडन 15 महीने तो मैंने जैसे तैसे खींचे, मैं गया और मैंने रिजाइन कर दिया। अच्छा, अगले दिन पापा का फोन आया, और इतनी मुश्किल से इंजीनियर बनाया है, इंजीनियरिंग की है। अब मेरी हालत ऐसी थी, 3 इडियट्स के फरहान जैसी, जो बनना चाहता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, और पिताजी कह रहे हैं कि बेटा तू देश के इतने नामी गिरामी कॉलेज में पढ़ा है, तुझे तो इसी को इंजीनियरिंग को ही एज ए प्रोफेशन कंटिन्यू करना है। जी। मुझे बनना था फिजिक्स टीचर। अच्छा, दूसरा क्या है, कोटा में मुझे इतना कन्विंस नहीं करना पड़ा पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने कोटा में टीचरों को राइज करते हुए देखा। हमने देखा बंसल क्लासेस को, रेजोनेंस को, एलन को राइज करते हुए। सो वी न्यू कि भाई ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। हम सिर्फ जॉब खुद के लिए नहीं क्रिएट कर सकते, हम हज़ारों लाखों लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं, और अर्थ के पहिए को गति दे सकते हैं। मतलब वी कैन मूव थिंग्स एंड वी कैन ब्रिंग अबाउट अ बिगर चेंज। तो ये मेरा ऐसा मानना था। तो मैंने जॉब छोड़ी, एज अ फिजिक्स टीचर मैंने स्टार्ट किया एक इंस्टीट्यूट से, जयपुर से। फिर मैं कोटा आया, 2 बड़े इंस्टीट्यूट के साथ मैंने काम किया, और हर साल मेरी सैलरी डबल होती थी। फीडबैक में मैं टॉप 3 में रहता था। सो आई न्यू कि आई कुड मेक थिंग्स बेटर, और मैं और ज़्यादा रिफाइन कर सकता हूँ कोटा के कोचिंग सिस्टम को। कोटा ये कह सकते हैं कि जो कोटा में जो लेवल है ना अभी, और पहले भी जो जेई नीट का लेवल कोटा में है, और जो टीचर्स हैं, वो कंटेंट, वो लेवल, वो टीचर्स देश में कहीं और भी, कहीं भी, चाहे आप दिल्ली का हब देख लें, हैदराबाद देख लें, पटना देख लें, सीकर देख लें, वो मैच नहीं कर पाएंगे। एंड आई एम टेलिंग इट ऑन एयर। हो सकता है वहाँ के लोगों को बुरा लगे, लेकिन कोटा के लेवल को और यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के प्रेजेंटेशन को, इंडिया में कोई भी टीचर्स और कंटेंट मैच नहीं कर सकता। रिजल्ट फैक्ट्री तो कोटा फैक्ट्री ही है। क्या बात है सर। मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे कि आपने टीचिंग शुरू करी और जॉब हाँ। छोड़ दी, आपका पहला बिगेस्ट चैलेंज क्या था कि भाई टीचिंग में आते आपको क्या परेशानियां देखती? जैसे मैं आपको बताऊं कि बॉस छोड़ के मैंने जयपुर में एक बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूट के साथ स्टार्ट किया। तो पहले दिन उन्होंने क्या, मुझे जूनियर क्लास दी थी। सीनियर क्लासेस में उन्होंने बाद में उतारा, तो जो जूनियर क्लास उन्होंने दी, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं इतना बोल लेता हूँ, मैंने बड़े बड़े सेमिनार भी किए हैं, मैं सब कुछ कर चुका था। लेकिन जब मैं पहले दिन क्लास में उतरा, तो बाकायदा लिटरली मेरे हाथ कांप रहे थे ऐसे। मैं लिख रहा था इधर, और वो व्हाइट बोर्ड पे मार्कर जा रहा था उधर। मैं ए बना रहा था और बी बन रहा था। तो आप ऐसे हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं पलट नहीं रहा था, क्योंकि माथे पे बिल्कुल मेरे ठंडा पसीना छाया हुआ था। एसी में भी पसीना मुझे आ रहा था, और मेरे हाथ कांप रहे थे। और ये हर टीचर के साथ होता है, इसका कोई अपवाद है ही नहीं। ओके। आप कॉन्शियस होते हो, आप, क्योंकि आप पहली बार जा रहे हो बच्चों के सामने, तो आप कॉन्शियस होते हो, आप सोचते हो कि ये डिलीवरी या प्रेजेंटेशन अच्छा होगा नहीं होगा। कंटेंट तो आपको याद ही है, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो सकती है। पहला, दूसरा, तीसरा दिन, 1 महीना आते आते तो मैं ऐसा हो गया, मैं बॉन्ड बन गया कि भाई चल तू बता, ले बेटा तू बता, तू आजा बोर्ड पे। और फिर तो मेरे तेवर ही अलग थे। तो फिर आप कोटा कोचिंग टीचर बन गए थे प्रॉपर? जी हाँ, वो तो एक्चुअली मुझे क्लियर था, मेरा इंटरेस्ट बहुत था, तो मुझे पता था कि मैं अच्छा टीचर बन सकता हूँ। मतलब
कभी रैंडमली मैं ज्योतिषियों के पास चला जाता हूँ, मतलब उनको टेस्ट करने, मुझे भरोसा ज़्यादा है नहीं एस्ट्रोलॉजी में, टेस्ट Okay. करने की भाई ये जो प्रेडिक्ट करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही होती है नहीं होती है। तो पहले मैं उनसे पास्ट पूछता हूँ, फिर वो पास्ट थोड़ा बहुत सही बताते हैं तो मैं उन्हें दुगने पैसे देके फ्यूचर पूछता हूँ, ऐसे ही वैलिडेट करने के लिए चीज़ों को। तो मुझे सब लोग ये बोल चुके हैं कि तुम्हें बोलने का ही काम करना है। तो जो बच्चा स्कूल में चू नहीं करता था कॉलेज के फर्स्ट ईयर से, वो लगातार बोल रहा है, तो वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट की मेरी जर्नी है। ओके, सो सर मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा कि आपने जूनियर क्लासेस पढ़ाई स्टार्टिंग में, फिर आप जी। सीनियर पे मूव हुए, जी हाँ। तो आपका सीनियर बैच का पहला एक्सपीरियंस कैसा था, पहला बैच कैसा आया था? मैं आपको बता सकता हूँ कि जयपुर में मेरा एक स्टूडेंट था, अभी मैं उसकी पूरी जर्नी भी आपको बताऊंगा। वो उस इंस्टीट्यूट में था, जेई की तैयारी कर रहा था, एक नासा के कंपटीशन में भी उसने फाइट किया था और फाइनली गॉट सिलेक्टेड इनटू नासा। टॉप 50 में वो सिलेक्ट हुए थे। उन्हें एक यूएफओ डिज़ाइन करना था, यूएफओ की टेक्निकल चीज़ें डिज़ाइन करनी थी। इट वाज वे बैक इन 2010 आई सपोज, थोड़ा सा हेजी है पर 2010 में था। साहिल अग्रवाल उसका नाम है। और उसके बाद उसने जेई नहीं दी, उसने एसएटी दिया, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज़ बेसिकली जो इंडिया में आईआईटी है, वो जिनको नहीं पता उनके लिए कि एसएटी होता है यूएसए में आईआईटी के इक्विवेलेंट। तो उसने एसएटी दिया, वो इंडियन एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड, इंडिया के हर ओलंपियाड में वो सिलेक्ट हुआ और फाइनली गॉट इनटू प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आइंस्टीन भी पढ़ाते थे, इफ़ यू डोंट नो। तो वो उसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ, उससे बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स निकले। अभी उसने पीएचडी कर लिया और अपना स्टार्टअप शुरू किया हुआ है और मिलियनर तो बन ही चुका है, थोड़े समय में बिलियनर भी बन जाएगा। तो उस ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि कहाँ से कहाँ तक आप पहुँच सकते हो। विदाउट आईआईटी भी आप पहुँच सकते हो। आईआईटी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लोग रिसर्च में चले जाते हैं, आईएएससी चले जाते हैं, माना कॉलेज भी आपका एवरेज है। मैं तो ऐसे भी लोगों को जानता हूँ कि जो बहुत एवरेज कॉलेज से निकले लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में मुकाम हासिल किया। बहुत सारे तो एक्टेक फाउंडर्स ही हैं, बड़े बड़े 2-3 फाउंडर तो ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री भी पूरी नहीं की और इंस्टीट्यूट बड़े बड़े उनके चल रहे हैं, जानते ही जी। तो उस साहिल अग्रवाल की मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगा। जब आपने जैसे पूछा ना सीनियर बैच में किस तरह का क्वेश्चन है, ओलंपियाड लेवल का बच्चा था, उसने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा, सर ये जो लाइट आती है, प्लेन मिरर पे लाइट आती है, वो बाउंस बैक करती है ठिप्पा खा के, आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आता है फर्मेट्स थ्योरम से। लेकिन ऐसा ही क्यों होता है, लाइट इसी तरह से क्यों बिहेव करती है? जैसे अच्छा ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, 9-10th में, 10th की अगर आपने साइंस पढ़ी हुई है तो आपको क्लियर हो जाएगा। 10th में अगर आपने फिजिक्स की किताब खोली हुई है, रे ऑप्टिक्स थोड़ा देखा हुआ है। अब इसी तरह का एक फिनोमेना होता है जब लाइट हवा से पानी में जाती है। तो लो बच्चों के दिमाग में क्या गलत कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, लाइट फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ। ये सरासर गलत है। लाइट सीधे रास्ते पे नहीं जाती भाई, सीधे रास्ते पे जाती तो बेंडिंग क्या होती, स्नेल्स लॉ क्या होता। तो लाइट फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ गलत है। सही चीज क्या है, लाइट फॉलोज द पाथ अलोंग विच द टाइम इज शॉर्टेस्ट। अब उसने ये पूछा कि सर फर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, 10th में था वो उस वक्त, ओलंपियाड क्रैक किया होता उसने, जूनियर ओलंपियाड, फिर भी इतनी इमेजिनेशन थी, मतलब जो होता है ना पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो जो अच्छे बच्चे ना वो आपको बहुत सिखा के जाते हैं। तो उसने पूछा मुझसे कि सर फर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग लाइट फॉलोज द पाथ अलोंग विच द टाइम इज शॉर्टेस्ट। लाइट को कैसे पता कि लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी तो उसको सबसे कम टाइम लगेगा? अभी भी टीचर इसको क्या बोलते हैं कि ये नेचर का मैकेनिज्म है। मैंने इसको एक फैंसी नाम दे दिया, दिव्य दृष्टि। भाई जब भगवान शिव ने लाइट को भेजा कि जा चारों तरफ प्रकाश फैला दे, तो उसके कान में चुपके से कह दिया कि बेटा तेरे को शॉर्टेस्ट टाइम वाले पाथ पे जाना है। तब से लाइट के पास दिव्य दृष्टि है और वो उसी रास्ते पे जाती है जहां समय सबसे कम लगता है। एंड साइंटिस्ट आर स्टिल फिगरिंग आउट। फर्मेट्स थ्योरम डेरिवेशन है, लेकिन ऐसा ही क्यों करती है लाइट, ये तो अभी भी हमें एक्सप्लोर करना है। और डीप जाएंगे और नए रहस्य उजागर होंगे। तो मुझे कभी भी ये नहीं लगता, इतने 17-18 साल पढ़ाने के बाद भी मुझे अभी भी ये लगता है कि कभी भी कुछ नया आ सकता है, लेटेस्ट डिस्कवरीज हो रही हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं। मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ों को और मैं कभी भी अपने को फिजिक्स का टीचर नहीं मानता। आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज वन ऑफ द क्यूरियस स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। मैं फिजिक्स का क्यूरियस स्टूडेंट हूँ। हाँ ठीक है, मुझे कुछ चीज़ें ज़्यादा आती हैं, कुछ मैं सीख रहा हूँ और मतलब मैं फिजिक्स टीचर नहीं हूँ, मैं फिजिक्स का एक स्टूडेंट हूँ।
वो अलग बात है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आईआईटी बॉम्बे, एम्स दिल्ली पहुंच जाते हैं। सही बात है सर। एक मैं ऑफ द ट्रैक जाऊंगा, बट मैं एक बात जी हाँ। बताना चाहूंगा आपको इस पॉडकास्ट के अंदर कि इसके जो जस्ट पहले वाला पॉडकास्ट था वो था डॉक्टर नीना विजयवर्गीय के साथ, जो अच्छा एक अच्छा। कोटा में बहुत जानी मानी साइकेट्रिस्ट है और जी वहाँ जी बहुत बच्चे जाते हैं। जी जी तो वहां पर जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझे बताया कि नमन, कोटा में जो सुसाइड्स होते हैं जी लोगों को लगता है कि पढ़ाई की वजह से हो रहे हैं, बट उनका पास्ट हिस्ट्री होता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। जी जी। कोई या तो फिर रिलेशनशिप, फैमिली इश्यूज, कुछ ना कुछ चल रहा होता है और उस वजह से वो सुसाइड्स भी करते हैं। सिर्फ पढ़ाना। मतलब देखिए, मेरा ये मानना है, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो बेसिकली ये एक चीज थी कि हम लोगों को क्या लगता है पढ़ाई का प्रेशर है और बच्चा सुसाइड कर रहा है। नहीं, उसके पास पास्ट हिस्ट्री होती है मेडिकल मेंटल हेल्थ की, तो वो भी एक रीजन होता है। और कहीं ना कहीं वी ऑल आर डूइंग आवर बेस्ट कि हम ये सारी चीजें रोकें। बट मुझे आपसे पूछना है, लोग कहते हैं कोटा बहुत स्ट्रेसफुल है, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरा ये मानना है कि स्ट्रेस जो है ना, बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। अब जैसे ये कि हो सकता है कि मेरे हाथ से पूरी की पूरी ट्रे गिर जाए, 6 के 6 ग्लास टूट जाए, फिर भी मैं मुस्कुराता रहूं। झाड़ू लगा दी, ठीक है, नया आ जाएगा, हो गया हो गया। और हो सकता है कि मेरे से वो ग्लास गिर जाए, वो टूटे भी ना, और मैं उसी रात में पूरी चिंता में निकाल दूं, ये कैसे गिर गया है, कैसे हो गया। आप समझ रहे हैं, स्ट्रेस काफी हद तक तो हमारी ओवर थिंकिंग से होता है। छोटी सी चीज टाइम पे नहीं हुई, छोटी सी चीज इधर की उधर हो गई, किसी जगह आप लेट हो गए, कोई आपका इंटरव्यू छूट गया, मैं तो कहता हूँ भाई जॉब भी छूट गई, जान तो नहीं गई ना। सही बात। पेपर में फेल हो गए, रिजेक्ट कर दिया, बंदी ने रिजेक्ट कर दिया, बंदे ने वैलिडेट नहीं किया तुम्हें, जान थोड़ी जा रही है तुम्हारी। तुम्हारे पास मौके हैं और मौके देगा ऊपर वाला। कहीं तुम अगर नहीं जा पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके लायक नहीं थे, तुम्हें उससे कुछ और बेहतर मिलने वाला है, इसलिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है। ओके। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊं, जी, sure। आपको भी लग रहा होगा सर कितना बोलते नहीं नहीं सर, बिल्कुल बहुत टाइम बढ़ा रहे हैं हम तो अपना। हैं। जी हाँ जी हाँ। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की कहानी है, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो बचपन से ही 4 साल की उम्र से उनकी आंखों ने एक सपना देखा कि मुझे तो क्या है, आसमान में उड़ना है। अब मैं चिड़िया तो बन नहीं सकता, मुझे तो इंसान का जन्म मिला है। तो उड़ने के लिए मेरे पास एक ही चीज़ है कि या तो मैं कमर्शियल पायलट बन जाऊं या मैं एयरफोर्स में पायलट बन जाऊं। चूंकि वो देशभक्त थे, देश के लिए सोचते थे, देश को आगे ले जाना चाहते थे। तो कलाम साहब ने सोचा कि भाई मैं तो एयरफोर्स में पायलट बनूंगा। और 4 साल की उम्र से बच्चे ने सपना देखना शुरू कर दिया। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके पिताजी जो थे, परचूनी की दुकान पे बैठते थे, हल्का फुल्का सामान बेचते थे, शाम को मछली पकड़ते थे, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रही थी, जैसे तैसे लाइफ चल रही थी लालटेन की रोशनी में। पर बच्चे ने सपना देखना नहीं छोड़ा। वो बच्चा सुबह 4 बजे, क्योंकि सपना पूरा करना है, तो सुबह 4 बजे, ये कोटा के और देश के बच्चों को सुनना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो आपकी सुविधाएं ही आपकी बैसाखी बन चुकी है। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। वो 4 साल का बच्चा दुकान पे बैठता दिन में, पिता की गैर मौजूदगी में, सुबह 4 बजे उठ के अखबार बांटता लोकेलिटी में, और दिन भर काम करता, दुकान पे बैठता, और रात को लालटेन की रोशनी में उसके पिताजी और माताजी उसको पढ़ाते थे, जितना भी वो जानते थे, 4th 5th क्लास तक। उसके आगे की पढ़ाई उन्होंने खुद सेल्फ स्टडी से की। आपके घर वाले 4 तो टीचर खड़े कर देते हैं, 5 सब्सक्रिप्शन आपने मोबाइल में ले रखे हैं, जिनको आपने खोला भी नहीं है कभी। पी का सब्सक्रिप्शन, यू का सब्सक्रिप्शन, और भी वी का सब्सक्रिप्शन, पता नहीं कौन कौन से आपने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, जो आपने कभी खोले भी नहीं है, लेकर के सजा रखे हैं। इतनी कोचिंगों में एक से नहीं बैठा, दूसरे से नहीं बैठा, टीचर घर पे आगे पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि अंदर आग नहीं लगी है। या तो मजबूरी, 2 मोटिवेटर होते हैं इंसान के, या तो डर या लालच। या तो मजबूरी है, गरीबी से निकलना है, भाई आप गांव से आए हो, पिताजी ने उसकी भी मैं स्टोरी सुनाऊंगा। हमारे एक स्टूडेंट था दीपक, उसकी स्टोरी, रैक्स टू रिचेस की स्टोरी। तो या तो घर की ऐसी आर्थिक हालात है कि आप ही आखिरी उम्मीद हो, आपको कुछ करके ही जाना है, या फिर आपका मोटिवेशन इतना बड़ा है कि मैं तो इस देश को बदल के जाऊंगा, इस दुनिया को ऊपर उठा के जाऊंगा, आई विल क्रिएट अ स्पाइक इन द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो वो आपकी लाइफ का एम क्या है, दैट यू नीड टू डिसाइड। छोटा एम होगा, ठीक है, बंगला गाड़ी, नौकर चाकर, वही बीवी बच्चे, और उसमें मर जाओगे। या फिर तुम्हारा बड़ा एम है कि कुछ करके जाना है, हिला के जाना है दुनिया को, डेंट कितना ही बड़ा हो पर यूनिवर्स में दे के जाना है। खैर, तो हम बात कर रहे थे कलाम साहब की। तो उस बच्चे ने सपना देखा, इतनी मेहनत की, गरीबी में संघर्षों से जूझते रहे, हार नहीं माननी, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था। और मेरा मानना है कि देश के हर बच्चे को इग्नाइटेड माइंड्स पढ़नी चाहिए, उनकी किताबें हैं। एक
उनकी किताब तो आपको पढ़नी ही चाहिए ताकि आपको पता चले दुनिया का यथार्थ, और लॉन्ग टर्म आपको क्या सोच लेके चलनी चाहिए, हाउ टू ट्रेड दिस थिंग कॉल्ड लाइफ, कैसे आपको रास्ता बनाते हुए चलना चाहिए। तो कलाम साहब ने बहुत मेहनत की। कहते हैं कि 24-25 साल की उम्र में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री पूरी की। एरोनॉटिक्स में ही उन्होंने इंजीनियरिंग की। MIT कहते हैं, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उस वक्त पे उसकी रेपुटेशन थी IIT के इक्विवेलेंट, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज होते ही कम थे और वो काफ़ी रेपुटेड और पुराना कॉलेज है। तो एरोनॉटिकल मिलना टफ था। एरोनॉटिकल में की, फिर एयरफोर्स में उन्होंने अप्लाई किया। तो ये कहा जाता है कि बनारस या हरिद्वार की में उनका टेस्ट था, उन्होंने वो टेस्ट दिया और एयरफोर्स को लेना था 8 बंदों को। एयरफोर्स ने 8 बंदों को ले लिया। ये एक नंबर से चूक गए, इनका आया 9वां नंबर। अब इमेजिन कर सकते हो, 0 to 25 ईयर्स तक आपने जो सपना देखा, जिसके लिए आपने हार्ड तोड़ मेहनत की, जिसके लिए आप रात रात भर जागे लालटेन की रोशनी में मच्छर से और कॉकरोच से लड़ते हुए आपने पढ़ाई की, वो सपना आपका एक क्षण में टूट गया, एक नंबर से। मतलब हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। क्या बात। तो खैर, तो कहानी ये थी कि वो नदी किनारे बैठे थे, गंगा के किनारे बैठे थे, और ऐसा कहते हैं, उन्होंने किताबों में लिखा है, इंटरव्यूज में भी बोला है कि एक बाबा वहां से निकले। कहते हैं ना, कई बार भगवान खुद आते हैं आपके पास। तो जिस मकसद के लिए उन्होंने भेजा है आपको, आगाह कराने के लिए कि बेटा तू सो मत, रो मत, तू कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आया है। तो वो बाबा निकले, मुस्कुराए। उन्होंने पूछा कि बच्चे क्यों बैठा है, इतना उदास निराश क्यों है? तो ये उदास थे। मैं कहता हूँ ना, जैसे मन की बात कहनी चाहिए, कहीं ना कहीं से सजेशन आता है, यूनिवर्स आपकी मदद करता है। तो इन्होंने कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा जिंदगी भर का सपना था, 25 साल की उम्र मेरी हो गई है और मेरा ये सपना टूट गया। अब मैं एयरफोर्स में दोबारा एंट्री नहीं कर पाऊंगा, चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर हैं। तो अब क्या करूं? मेरा तो जो एम था वो पूरा नहीं हुआ, ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। अब वापस से नया सपना देखें, 25 साल की उम्र तो निकल गई है, क्या करेंगे? मतलब सिर्फ नौकरी करना मेरा मकसद नहीं है, वो तो पैसे तो मैं कमा ही लूंगा, मैं काबिल हूँ, नॉलेज है, पर मुझे कुछ बड़ा करना है। उन्होंने कहा कि बेटा तू बड़ा नहीं, तू बहुत बड़ा करने के लिए आया है, तू इस देश को बदल के जाएगा, रहती दुनिया तक तेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भी इस देश में बात आएगी महान लोगों की, तो उसमें तेरा नाम शामिल होगा। जो कहते हैं ना, उनको दिखता था फ्यूचर, तो उन्होंने बताया उनको कि तू सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता चल, वॉट एवर यू आर डूइंग, गिव इट योर 100% एंड इट विल बी एन एक्ट ऑफ गॉड। तो आप अपने काम को 100% दो। मैं तो कहता हूँ, मैं उस चीज को एक और लेवल आगे ले जाता हूँ, इसमें जोड़ते हुए, काम तो कर ही रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो आप 100% पढ़ाई करो, पर आप खेल रहे हो तो उस वक्त 100% खेलो ही सही। आप पानी पी रहे हो ना, तो ऐसे पियो जैसे अमृत का प्याला। खाना खाओ तो ऐसे खाओ खाओ कि एक एक कोर का टेस्ट लो, आप जो भी खा रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग इन, आप ब्रीथ भी कर रहे हो, सांस भी ले रहे हो, तो 100% सजग रहो। यही माइंडफुलनेस होती है, यही मेडिटेशन हो जाता है। आपका हर अगला कदम ही आपके लिए मेडिटेशन का काम करता है, और ऐसे लोग खुश रहते हैं। मैं लिविंग एग्जांपल हूँ, मैं यही करता हूँ। आई लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, ना पास्ट की ओवर थिंकिंग है, ना मैं फ्यूचर की टेंशन पालता हूँ। जो होना है वो तो होना ही है। आइंस्टीन भी ये कहते थे, जो लिखा है वो तो होना ही है, और मैं इसको चीज को मानता हूँ। कुछ हद तक हम चीजें बदल सकते हैं, अपना एफर्ट पूरा देना चाहिए, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड लीव द रेस्ट। हम फिर से आते हैं कलाम साहब की कहानी पर। तो वो बाबा ने उन्हें कहा कि बेटा तो अपना बेस्ट दो। फिर वो DRDO में सेलेक्ट हुए। ही गॉट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द मोस्ट लव्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं जी। ये जो S-400 है, और ये सब तो बाद में आए, नाग, अग्नि, पृथ्वी, ये सारी जो इंडिया की हाईटेक मिसाइल्स हैं, क्रायोजेनिक मिसाइल्स हैं, ये सारी की सारी डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में ही बन पाई। नहीं तो हमारा देश मीलों पीछे होता। हो सकता है जो युद्ध 4 दिन में खत्म हुआ, ये सिंदूर हमें पाकिस्तान के माथे पे लगाने में 40 दिन लग जाते हैं। इस बार तो हमने 4 ही दिन में कर दिया है। ऑल थैंक्स टू डॉक्टर कलाम। थैंक यू सर। ओके, सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ यू कन्वर्ट एवरेज स्टूडेंट्स इनटू टॉपर्स? देखिए, 2 चीजें होती हैं। मैं फिर से कहूंगा कि दुनिया में आदमी, कोई भी इंसान हो, है ना, वो 2 ही कारणों से काम करता है, या तो डर या लालच। या तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आप बिहार के किसी इंटीरियर किसी गांव से आए हो, यूपी के किसी आउटर इलाके से आए हो, और पिताजी ने खेत को गिरवी रखा हुआ है, घर गिरवी रख दिया है और आपको भेजा है, और आप अपने परिवार की आखिरी उम्मीद हो। ऐसे कई बच्चे कोटा आते हैं,
उन्हें किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें किसी पॉडकास्ट, किसी मोटिवेटर, किसी शेरो शायरी, किसी गाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके अंदर आग लगी हुई है, उनको पता है कि अगर हम ये नहीं कर पाए तो हमारे घर वालों को इससे भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे, तो वो डर उनसे काम करवा लेता है। अगर वैसा डर नहीं है, आप वेल टू डू फैमिली से हैं, घर वालों ने बढ़िया से आपको 20-25 हज़ार रुपये महीने के हॉस्टल में करा दिया है, सारी कोचिंगें लगी हुई है, सारे सब्सक्रिप्शन है, आईफोन दे रखा है घर वालों ने आपको, और आपकी लाइफ है बड़ी चिल, उसमें भी बच्चे कर जाते हैं। ऑल दो मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए उस केस में। अब वहाँ डर नहीं है तो वहाँ लालच काम करता है कि बच्चा एम्बिशियस है, बच्चे को जीतना है, उसको हारने की आदत नहीं है। ऑल दो अगर हार मिलती है तो एक्सेप्ट करो, लेकिन उसके अंदर वो फायर है कि मुझे तो आगे निकलना है, मैं सेकंड कैसे आ गया, मुझे तो फर्स्ट ही आना है। मेरे 175 कैसे आए, मेरे तो 180 ही आने चाहिए, फुल स्कोर आना चाहिए। वो कॉम्पिटिटिवनेस तो आपके अंदर होनी चाहिए। किसी को पीछे नहीं करना, जेलसी नहीं है, खुद को आगे रखना है कि मुझे बेस्ट होना है, मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई कमी ना निकाल पाए। तो उस परफेक्शन की कोशिश आपको करनी चाहिए। तो या तो डर या लालच। अब जिसमें दोनों नहीं है ना, मेरा ये मानना है कि बेटा तुम बोरिया बिस्तर पैक करो। मैं ब्लंट टू बहुत, मैं सीधी साफ बात करता हूँ, सीधी बात, नो बकवास में बिलीव करता हूँ, बिना कोई कोल्ड ड्रिंक पिए, ठीक है। तो मैं आपको ये सीधी बात कहना चाहूंगा बच्चों कि अगर आपके अंदर, आपके पीछे डर नहीं है कि घर वाले क्या करेंगे, मैं आखिरी उम्मीद हूँ, वैसा नहीं है, आपके अंदर लालच भी नहीं है, ना आप एम्बिशियस हो, ना आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, और ना दुनिया बदलना चाहते हो, आपके अंदर कुछ नहीं है, तो आप घर जाओ और बेटा दुकान पे बैठो। पिताजी का फ्लैट है गुड़गांव में, उसको बेचो, दुकान पे बिठा देंगे, सुबह से शाम तक गल्ले पे बैठो, नोट गिनो और रील चलाओ, ठीक है। रील शॉर्ट जो तुम अभी चला रहे हो, तुम यही करो बेटा, कोटा से चले जाओ, नाम खराब मत करो कोटा में। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोटा से बेहतर जगह कोई है ही नहीं। अब बात करते हैं पहले डर की, फिर हम लालच की भी करेंगे। एम्बिशियस मोटिवेटेड बच्चे जो टॉप रैंकर होते हैं, और वो बच्चे भी जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, घर पे प्रेशर है, घर में लड़ाई भी होती है, जो आप कह रहे थे ना मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, जी। तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो ड्रैग करना चाहती हैं उसको, साथ वाले भी, फैसिलिटीज नहीं मिलती, साथ वाले नीचे खींचना चाहते हैं, टॉन्ट मारते हैं लोग, फिर भी वो बच्चे निकल जाते हैं। ऐसे एक बच्चे की मैं कहानी सुनाना चाहूंगा। दीपक की जो आप बात कर रहे जी हाँ, जी हाँ, आपने पकड़ लिया, क्वाइट इंटेलिजेंट। थैंक यू सर। तो दीपक की बात कर रहा था मैं, डॉक्टर कलाम की कहानी सुनाते हुए। तो दीपक हमारे पास आया 2018 में, तो राजीव गांधी नगर में हमारा सेंटर था। तो वो आया, बैठा और वो रोने लगा। तो वो रोने लगा, मतलब वो फूट फूट के रोने लगा। हमें लगा कि यार बेटा क्या हो गया, हमारे किसी बच्चे ने आपके इसके चोट लगाई है या क्या हो गया, मतलब क्या हुआ क्या है ये, मतलब हमारे लिए तो शॉकिंग था। मैं भी खड़ा हो गया, फैकल्टी स्टाफ सब इकट्ठे हो गए, ये बच्चा रो क्यों रहा है। सबको लग रहा था मैंने उसे कुछ डांट दिया। मैंने कहा भाई मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ, ये रो क्या रहा है मुझे ही नहीं पता चल रहा। सही बात। तो वो फूट फूट के रोया, हमने पानी वानी पिलाया, थोड़ा सेटल हुआ वो। फिर उसने कहा कि सर मेरे पिताजी दुकान पे, मतलब फूलों की दुकान लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, मतलब मंदिर के बाहर बैठते हैं। तो वो फिर रोने लगा दीपक। उसने कहा कि उसके पिताजी दुकान लगाते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक भी फूल नहीं बिकता, और फूल ऐसा है कि दूसरे दिन शाम तक खराब हो जाएगा, और अगले दिन सुबह नहीं बिका तो वो खराब है, वो आपकी डूबत में जाएगा, नुकसान होगा। कभी कभी सिर्फ पानी पीकर ही हम लोग सो जाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो उस घोर गरीबी को, पानी पी करके सो जाते हैं। 2 बीघा जमीन है, उसमें से कुछ हिस्से को उन्होंने उस पर चढ़ा दिया है। एक उनके साहूकार मित्र हैं, उन्होंने थोड़े पैसे दे दिए। बड़ी मुश्किल से मैं कोटा आया हूँ। अगर मैं कोटा से सिलेक्शन लिए बिना चला गया तो मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। मैं जा ही नहीं सकता सक्सेस लिए बिना, और मैं आपकी फीस भी नहीं दे सकता। तो उसने क्लियर कर दिया। वो इसीलिए थोड़ा पशुपेश में था, बड़े इंस्टीट्यूट्स में गया नहीं, क्योंकि वो एंट्री देते नहीं है आपको, फॉर्म भरे बिना, फीस दिए बिना। हमसे वो कह पाया। मैंने कहा बेटा तेरा तो क्या है सिलेक्शन, भगवान भी नहीं रोक सकता, तेरा सिलेक्शन तो मैं ही कराऊंगा, तो कल से आ जा। और मैं आपको ये कह सकता हूँ, एक दिन उसने छुट्टी नहीं की। छुट्टी होने के बाद भी, कोचिंग की छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद 2-2 घंटे बैठ के उसने डाउट पूछी है। मैं कई बार 11 बजे गया हूँ घर, उसको मैंने डाउट बताई। कई बार मैंने खाना छोड़ा, उसने भी खाना छोड़ा, पर उसको पढ़ता रहा। मुझे बोलना पड़ता कि बेटा दीपक तो बीमार हो जाएगा, पर अंदर आग लगी हुई थी। हमने भी मोटिवेट किया उसको, उसके अंदर फायर थी। एक ही साल में सिलेक्शन लेके गया, ही गॉट इनटू एनआईटी। आईटी नहीं मिला क्योंकि उसके बेसिक्स थोड़े वीक थे, तो उतना लेवल वो अटेन नहीं कर पाया। उसकी जितनी क्षमता थी उसका बेस्ट उसने दिया। ही गॉट इनटू एनआईटी एंड राइट नाउ ही इज वर्किंग एट अ पैकेज ऑफ 20 LPA, बेंगलोर में है, और घर के सारे कर्जे चुका दिए, घर को तार दिया, मतलब उसने। क्या बात। तो वो आपकी चॉइस है बेटा। क्या होता है कि
कितना ही मोटिवेशन भर लो, तुम ये देख के तुम्हारे अंदर अभी तन बदन में आग लगी हुई है, तुम 2 दिन पढ़ोगे फिर तुम्हारा वही रील शॉट चालू हो जाएगा, तुम दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, सिटी मॉल जा रहे हो, वहाँ नदी किनारे बैठे हो, बातें कर रहे हो। तो बेटा ये तो तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें करना क्या है। और ज़रूरी नहीं है कि अभाव हो तो ही मोटिवेशन आता है, पैसे वाले बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट थी, लेट सपोज उसका नाम ले लेते हैं ए, हाईली मोटिवेटेड, पापा मम्मी दोनों डॉक्टर। अच्छा, उसका ये क्लियर था कि सर मुझे तो एम्स दिल्ली ही जाना है। शी वॉज अ थ्रू आउट टॉपर। उसका कहना था सर 12th के साथ मैं निकाल लूँगी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मुझे मिल ही जाएगा, पर मुझे एम्स दिल्ली जाना है, एम्स दिल्ली में आप सिलेक्शन करा दो। पेरेंट्स बहुत अलर्ट थे, उन्होंने हमसे कहा कि सर आप इसको पढ़ाइए और आप इसको जेई लेवल पढ़ाइए, नीट लेवल तो ये कर ही लेगी। जो नीट की स्टूडेंट थी लेकिन हमने उसको जेई एडवांस वाले बैच में बिठाया, पूरा जेई एडवांस लेवल उसको पढ़ाया। अब तो पेपर भी इस साल तो वैसे ही आया है और शी फाइनली गॉट इनटू एम्स दिल्ली। उसने अपने घर वालों का सपना साकार किया। तो पर आपको चूज करना है कि आपका मोटिवेशन क्या है। आप अपनी डेस्क पे, अपने वॉलेट में, अपने मोबाइल पे जो आपकी कॉपी है उसके ऊपर अपने पापा मम्मी का फोटो रखिए, फिर देखो कैसे नहीं आता मोटिवेशन। जहाँ भी सारे भगवानों के फोटो लगा रखें वहाँ पे अपने पापा मम्मी का फोटो रखिए। जब कभी मन में निराशा हावी होने लगे, डिप्रेशन हावी होने लगे, जब लगे कि यार दिस इज द एंड ऑफ द रोड, पापा मम्मी का फोटो देख लो। वो माँ जो 8-8 10-10 घंटे दिन में काम करती है, 2-2 घंटे उस गर्मी में, किचन की गर्मी में, धूप, उस सारे धुएं और गर्मी में वो आपके लिए इतनी मेहनत करती है। उस माँ का चेहरा याद कर लो, उस पिता का चेहरा याद करो जो ऑफिस में बॉस की डांट सुनता है, कस्टमर से बिजनेस में उलाहना झेलता है। ऑल दिस इज टू गिव यू बेटर फैसिलिटीज, टू मेक यू बेटर इन लाइफ। वो सब आपके लिए कर रहे हैं, वो माँ, वो पिता, वो भाई बहन, उन सब का चेहरा याद करो। आपको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं। और बेटा फिर भी मैं कहूँगा अगर मोटिवेशन नहीं आता ना, यारी दोस्ती में रील शॉर्ट में उलझो, कोटा से चले जाओ, नाम खराब मत करो। तो सही बात है, सीधी बात, नो बकवास। जी हाँ सर मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, बहुत सारे जो बीटेक ग्रेजुएट्स हैं या डिग्री ग्रेजुएट्स हैं वो चाहते हैं कि कोटा में आकर के एक फैकल्टी बने, तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है और आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे आए, कैसे आपकी कोचिंग में एज अ फैकल्टी लगे? जैसे देखिए, मेरा ये मानना है कि या तो आपका बैकग्राउंड हो, जैसे मैंने कोचिंग की थी जेई की, तो मेरी फिजिक्स वहाँ से अच्छी हुई। अगर मान लीजिए मैं कोटा से नहीं पढ़ा हूँ और मुझे फैकल्टी बनना है, भी कोटा से पढ़े हैं तो उनका एक बैकग्राउंड होता है, वो बहुत कम तैयारी में शुरू कर सकते हैं पढ़ाना, कहीं से भी भले होम ट्यूशन मिले तो आप पढ़ाना शुरू करें। वो वैसा है ना कि जैसे कोविड के समय मैं आपको बताऊं कि मैं घर पे बैठा था, मैंने कहा कि भाई घर पे बैठे बैठे क्या करें, तो तैरना सीखते हैं, है ना, मतलब फितूर आता है ना। तो मैंने 1 महीने ऑनलाइन वीडियोस देखे, है ना, आई एम बीइंग क्वाइट सार्कास्टिक। तो मैंने 1 महीने वीडियोस देखे भाई तैरने के, और फिर मैं पानी में कूद गया टंकी में, तो घर वालों ने बड़ी मुश्किल से बचाया। जोक सपाट, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे आप देख देख कर, वीडियो देख देख कर तैरना नहीं सीख सकते, वैसे वीडियो देख देख कर आप फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो भी नहीं सीख सकते। और टीचिंग के लेवल पे तो आपको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा, आप सीख ही नहीं सकते। आपको रेगुलर कोचिंग में ज्वाइन करना चाहिए, चाहे जेई या एम्स में सिलेक्शन चाहिए या आपको फैकल्टी बनना है। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग समय पे फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफटीपी। हम भी हर साल एफटीपी लॉन्च करते हैं, क्योंकि हमारे 3 सेंटर्स हैं इंडिया में, महाराष्ट्र में 3 हमारे फ्रेंचाइजी सेंटर्स हैं, तो वहाँ हमें रेगुलर बेसिस पे फैकल्टी भेजनी होती है। सर आप कोई फैकल्टी की स्टोरी बताने वाले थे? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा 2019 में हमारे पास अक्षय जगताप नाम के स्टूडेंट आए। तो उन्होंने कहा कि सर मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है, जुलाई में उनकी इंजीनियरिंग हुई, और रिजल्ट आने से पहले अगस्त में वो कोटा आ गए। ही वॉज वेरी वेरी क्लियर कि मुझे फिजिक्स टीचर बनना है। उन्होंने गूगल पे सर्च किया होगा, हमारा नाम उनको ऊपर मिला, तो वो आए हमारे पास कि भाई टॉप फैकल्टी से ही पढ़ना है। रेगुलर बच्चों की 13th के बैच में हमने बिठाया, रेगुलर बच्चों की फीस सबमिट करके उन्होंने क्लास शुरू की। विद इन 3 मंथ्स मैंने उनको डाउट में बिठा दिया था। वो मेरी हर क्लास करते थे सुबह शाम, क्योंकि उनको फिजिक्स टीचर ही बनना था, तो सारी क्लासेस करते हैं। 3 महीने में वो डाउट फैकल्टी बन गए। हम उन्हें 5000 पर मंथ पे करते थे, 2 घंटे वो डाउट बताते थे। आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 3 महीने और हो गए, मतलब हमारे साथ उनको 6 महीने हुए। ही गॉट हिज फर्स्ट जॉब स्टार्टिंग विद 50,000 पर मंथ। एक बाहर कोचिंग में हमने उनको रेफर किया, उनकी जॉब लग गई, उनके स्किल से ही लगी, उनकी नॉलेज और प्रेजेंटेशन अच्छा था। उन्होंने 6 महीने जो नॉलेज पे काम किया,
फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1 ईयर अहेड, 6 महीने हमारे यहाँ, 6 महीने जॉब में। आप क्या मानते हैं कितना पैकेज हो गया होगा उनका? मैं सिर्फ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ। और जो बीटेक ग्रेजुएट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि विद इन 1 ईयर ही वाज गेटिंग अ पैकेज ऑफ 2 लाख रुपीस अ मंथ, 1 साल के अंदर। उसमें भी 6 महीने काम किया उन्होंने। And that was in 2019, I guess. 2019 में, 19, कोविड yeah. के पहले। कोविड के पहले। कोविड के बाद तो अब तो हर शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, तो जी। बहुत ज़्यादा डिमांड है। और AI ML ये सब बाद में आएंगे। माना कि भाई जैसे कोडर्स रिप्लेस हो रहे हैं, तो फिर डॉक्टर्स भी होंगे, लॉयर्स भी होंगे, टीचर सबसे लास्ट में रिप्लेस होंगे, क्योंकि वहाँ ह्यूमन टच चाहिए। तो ये क्या रिसेशन प्रूफ जॉब है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इट। लेकिन आप टीचिंग में तभी आना जब आपका पैशन हो, जब आपको लगे ना कि आपको पैसे ना भी मिले तो भी आप 8 घंटे खड़े रह के बोल करके बिना पानी पिए पढ़ा सकते हो, तो ही आप इस प्रोफेशन में आना। नहीं तो मत आना भाई, दूसरों का भविष्य बर्बाद कर दोगे। सर आप तो बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाते हैं, मुझे डर जी लगने हाँ, लगा है सर आपसे। मैं बहुत मतलब मुझे लगता है कि ट्रुथ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको सच बोलना चाहिए, भले ही वो क्रूएली हो तो भी। सही बात है। सर मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे, बहुत बच्चे जो कोटा में आते हैं उनको बहुत होम सिकनेस होती है, घर की याद आ रही है, घर वालों की याद आ रही है, किसी किसी को अपने प्यार मोहब्बत की भी याद आ रही है जो पीछे छोड़ के आए हैं। तो कैसे इस चीज से कॉप अप आप करवाते हैं बच्चों को, कैसे आप मोटिवेट करते हैं कि? मेरा मानना है कि एक कोटा के जितने भी हॉस्टल ओनर्स हैं, कोचिंग ओनर्स हैं, मैं उन्हें भी एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा। मैं मानता हूँ कि आपको एक हॉलिस्टिक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। जैसे बच्चा जब घर जा रहा है, मतलब उसके हॉस्टल में जा रहा है या पीजी में जा रहा है, तो वहाँ भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमें बनाना पड़ेगा। वहाँ जो हॉस्टल में वार्डन हैं या जो हॉस्टल में केयर टेकर हैं, इसके अलावा जो पीजी के ओनर हैं जहाँ पे वो बच्चा रहता है, तो वो रेगुलर टाइम टू टाइम उससे बात करते रहें, क्योंकि वो अपने घर से दूर है। टीचर से भी वो एक लेवल तक ही बात कर सकता है, उनके सामने भी उसको एक इमेज बना के रखनी है, दोस्तों में भी उसको एक इमेज बना के रखनी है। वो आपसे बात कह सकता है, हो सकता है जो पापा मम्मी से ना कह पा रहा हो, वो किसी परेशानी में हो। तो एक हॉलिस्टिक एनवायरनमेंट हमें बनाना पड़ेगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ओनर्स को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 150-200 बच्चे एक बैच में नहीं भरने चाहिए। मतलब मुझे पता नहीं है कि पेरेंट्स कैसे ऐसा फैसला लेते हैं। 150-200 बच्चों के बैच में तो आपने स्कूल में ही नहीं पढ़ाया। कोटा के और इंडिया के बड़े बड़े स्कूल्स में 50-60 बच्चों से ज़्यादा होते ही नहीं है क्लास में। जी बिल्कुल। वो नया बैच बना देते हैं, ABCD तक सेक्शन चला देंगे, लेकिन आप सोचिए स्कूल में एक ही क्लास में 150 बच्चे भर दें, तो ये बहुत नेगेटिव जाता है। जी बच्चे को वो बिलोंगिंगनेस ही फील नहीं हो रही है, वो घर से भी दूर है, टीचर उसका नाम जानता नहीं है, 200-250 बच्चों की क्लास चल रही है, टीचर आ रहा है पढ़ा के जा रहा है, उसको कोई इमोशनल कनेक्शन ही नहीं है बच्चे से, वो नाम भी नहीं जानता उसका, वो रोल नंबर भी नहीं जानता। इनफैक्ट हाँ सही बात। 10 दिन बच्चा ना आए तो टीचर को पता भी नहीं चलेगा 200 बच्चों में, तो वो इनसिग्निफिकेंट है ना। तो उसको बिलोंगिंगनेस फील करानी ज़रूरी है, कोचिंग में भी और हॉस्टल में भी। तब वो आपसे खुलेगा और अपने मन की बात कहेगा। और मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि बेटा ठीक है, आप अपने दायरे में कुछ एक ऐसे अच्छे दोस्त चुनिए, एक ना एक आपका अच्छा और सच्चा दोस्त होना ही चाहिए। 3 इडियट्स में जैसे वो तीनों थे, जिससे आप वेंट ऑफ कर पाएँ, अपने मन की हर बात कह पाएँ और वो आपको जज ना करे। और कुछ नहीं तो क्या है, राधा कृष्ण मंदिर है, उसमें पीछे लिख दिया करो। वो बच्चों के आप देखोगे वो उन्होंने अपने मन की भावनाएं लिखी हुई हैं। जी तो ऐसे करके, पर यू नीड टू वेंट आउट योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके। So sir, my next question is, this question is for your coaching institute. जी हाँ। So what is the vision of your coaching institute, Quantum? देखिए, मेरा ये मानना है कि वी आर एट द फॉरफ्रंट ऑफ AI रिवॉल्यूशन। एनिमेशंस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हाईटेक हो रही हैं चीज़ें, लेकिन मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि जो टीचर होता है ना, वो उसके लिए एक फादर से कम नहीं होता है बच्चे के लिए। वो कई टीचर तो बच्चे के लिए भगवान की तरह होते हैं, तो वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। मैं देश के सारे टीचर से कहना चाहूँगा कि बच्चा आपको एक फादर फिगर की तरह देख रहा है, आप उसके रोल मॉडल हो सकते हैं। उसकी ज़िंदगी में टीचर कई आएंगे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में गुरु एक ही होगा, वो गुरु आप हो सकते हैं। तो आपको अपने जॉब के साथ, प्रोफेशन के साथ ईमानदारी रखनी चाहिए। क्वांटम में हमारा मूल मंत्र ये है कि वी विल गिवन 100% ऑफ आवर एफर्ट्स, और हम ईमानदारी रखेंगे, जो कहेंगे जो बोलेंगे उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। तो क्वांटम उसी तर्ज पे आगे बढ़ रहा है। अभी पिछले 1 साल में हमने 3 फ्रेंचाइजी निकाली हैं। Wow, great. और मतलब हम, क्योंकि सारे बच्चे कोटा नहीं आ सकते, तो हम कोटा के सिस्टम को बाहर ले जा रहे हैं। कोटा के जो बेस्ट टीचर्स हैं
उनसे बच्चे कनेक्ट करें। अभी ये क्लोज है, फिर हम यूट्यूब पे भी आएंगे और आई एम होपफुल कि क्वांटम बहुत बड़ा होगा। तो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एजुकेशन सिस्टम। आप कैसे देख रहे हैं कोटा के एजुकेशन सिस्टम को अगले आने वाले 5 सालों में? मेरा ये मानना है कि जैसे ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी अलग अलग तरह से कंपटीशन तो हर जगह बढ़ ही रहा है। इनफैक्ट एआई से भी कंपटीशन मिल रहा है, तो चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो गई है। हमने देखा कि कोटा में एक पूरा माहौल था, चीज़ें धीरे धीरे हर जगह छोटे छोटे सेंटर्स खुलते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा ना, ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा एजुकेशन में। मेरा देश के सारे पेरेंट्स को ये कहना है, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, कि आप कभी भी बच्चे को रटने की तरफ मतलब प्रोग्रेस ना कराएं। भले वो आर्ट्स कॉमर्स का भी स्टूडेंट हो, भाई साइंस का बच्चा तो रट ही नहीं सकता, जेईई नीट नहीं क्लियर होती अगर आप रटते हैं। मैं खुद 10वीं क्लास तक रट्टू तोता था। मेरे दोस्त को कहते थे मुझे पोपट। मैं डॉट कॉमा मतलब हर चीज़ रट जाता था, मतलब हर चीज़ ही पी जाता था। मैं ऐसे हाथ रख रख के रटता था और मेरे नंबर बड़े अच्छे आते थे। और दोस्त कहते थे तो तोता है, और ऐसे सुनाता था मैं रटी चीज़। मुझे कुछ याद नहीं, मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा, पर मैं रट के सुनाता था। 10th क्लास तक यही सीन था। 11th में जेईई की तैयारी के लिए पहुंचे, तो फिजिक्स वाले सर ने ओरिएंटेशन सेशन लिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें ये तो नहीं पूछना कि 1 को 1 क्यों बोलते हैं, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर पूछना है कि ये चीज़ कैसे काम करती है, प्लस माइनस कैसे काम करता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। सवाल पूछने हैं तुम्हें, लेकिन लॉजिकल सवाल पूछने हैं। सवाल पूछो, चीज़ों को समझो, डिकोड करो और फिर आगे बढ़ो। अगर आप रटते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि बच्चे को वो जो मार्क्स की रेस है ना, अरे गुप्ता जी के लड़के के इतने नंबर आए, शर्मा जी की लड़की के इतने नंबर आए, तो कंपैरिजन छोड़ दो भाई, और बच्चे को आप खुद ही धकेलो नर्क में। कंपैरिजन छोड़ो। दूसरी बात, बच्चे को मोटिवेट करो कि बेटा तू समझ, तेरे 100 की जगह 80 नंबर आए, 80 की जगह 60 नंबर आए, तू समझ के पढ़। मैं तेरे से पूछूंगा तो तुझे चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को, कोचिंग के बच्चों को ये कहता हूँ, आप रटो मत, चीज़ों को एनालिसिस करके समझो और मैथ्स का डर निकालो। 8 बेसिक लेवल की मैथ्स पे काम करना पड़ेगा, उसके बिना भी जेईई नीट क्रैक नहीं हो पाएगी। मैथ्स और इंग्लिश आने वाले समय की जरूरत है, उस पर काम करिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। लेकिन इस पॉडकास्ट को खत्म करने के पहले आप सभी के लिए गिफ्ट है हमारे पास सर की तरफ से। तो सर सुनाएंगे अपनी कॉलेज लाइफ की कोई फनी स्टोरी। और सर मुझे आपसे कहना भी, आप इतना बोलते हैं, ये इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बने कैसे? आपकी रैगिंग ट्रांजिशन कैसे हुआ? रैगिंग की स्टोरी है जी। अब नमन जी क्या है, मुझे ही ट्रोल करने लगे। तो खैर मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। तो कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, हम लोग गए थे नए नए रंगरूट। अच्छा, मैं तो इंट्रोवर्ट ही था। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन हमारी रैगिंग चली, तो उन्होंने क्लास को बंद कर दिया। अब हम 60-70 बच्चे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले, सीनियर सारे आ गए, घेर लिया, गेट लॉक कर दिया अंदर से। अब हर बच्चे को टास्क देने लगे, किसी से गाना गवाने लगे, किसी से डांस कराने लगे। तो उन्होंने मुझे क्या किया उन 60 बच्चों के सामने। अच्छा, अब होता क्या है, आप कॉन्शियस क्यों रहते हो? क्योंकि आपको लगता है कि आपका इंप्रेशन पड़ रहा है, जबकि किसी को कोई लेना देना नहीं है आपसे। सही बात है ना? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई शक्ल भी याद नहीं रखता आपकी, लेकिन आपको लग रहा है कि सब आप ही को देख रहे हैं, आप कॉन्शियस थे। अब हुआ ये कि उन्होंने मुझे टेबल पे खड़ा कर दिया। अब मैं तो धूज रहा हूँ, अरे भैया ये सारे बच्चे हैं, इनके साथ 4 साल पढ़ना है मुझे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्या सोचेंगे। अच्छा, मेरे से पहले 4 बच्चे और आगे डांस करके जा चुके थे। अब उन्होंने कहा कि तुझे डांस करना है, और किस पे करना है? वो डोला रे डोला रे डोला, है ना। ये अलग बात है कि मेरे कपड़े पूरे थे, तो उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया कि भाई शर्ट वर्ट उतरवा के मुझसे डांस नहीं कराया। लेकिन अब टेबल पे खड़े हैं, एक तो टेबल भी हिल रही है और ऊपर से वो भी हंस रहे हैं सामने, लड़के लड़कियां सब हंस रहे हैं। तो शुरू में तो मुझे डर लगा, और फिर उसके बाद तो मैंने जो डांस किया वो मुझे उतार रहे हो, मैं उतर ही नहीं रहा हूँ, मैं डोला रे डोला कि भैया अब मैं तुम्हारी रैगिंग लेता हूँ, मैं नहीं उतरूंगा, मैं तो डांस करूंगा, पूरा गाना पूरा करूंगा। खैर फाइनली तो मैंने ये सोचा कि वो जो अंदर की झिझक है वो किसी भी इवेंट से निकल सकती है। क्या बात। ऐसे ही आपको कभी मौका मिले, जब आपको मौका मिले, जहां बोलने का मौका मिले, 10 लोगों के बीच में खड़े होकर बोलना चालू कर दो। लोग हंसेंगे ही तो सही, भाई 2 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा उनका, हंसने दो उनको, पर आप बोलो, क्योंकि आगे बोलने की कला ही आपको सरवाइव कराएगी। कोडिंग हो गई और सारी जो टेक्निकल चीजें हैं ना, सारी चीजें, सब कुछ पीपीटी बनाना, ये सब, और कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सारी की सारी चीजें एआई करेगा, कंप्यूटर करेगा। जो बोल सकता है वो दुनिया को आगे ले जाएगा, वो जीतेगा। एलोन मस्क को देख लो, मोदी जी को देख लो, ये बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। हिटलर ने तो पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर दी, ऑल दो नेगेटिव सेंस में, ही वॉज अ वेरी गुड ओरेटर। तो बहुत जो भी टॉप लेवल पे है ना, सब अच्छा बोलते हैं।
चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। तो बोलने की कला को आपको विकसित करना पड़ेगा, तो ही आप अपनी बात को, क्योंकि पॉडकास्ट का ज़माना है, वीडियोज़ का ज़माना है, तो वो बोलने की कला अगर आप में नहीं है तो आप ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पाएँगे। सो तो थैंक यू सो मच सर। अरे हाँ, वो स्टोरी तो रह गई। आप कहेंगे अब तो मैं रुक ही नहीं रहा हूँ। बिल्कुल नहीं सर, आप बिल्कुल जैसे मैं डांस करने से नहीं रुक रहा था, तो वैसे यहाँ भी नहीं रुक रहा हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसके साथ इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। बिल्कुल। तो मेरी तो रैगिंग हो गई, मुझसे डांस करवा लिया उन्होंने। अच्छा, फिर वो हमें वहाँ से क्लास से निकाल के मैदान में ले गए। अब यहाँ पे मेरे दोस्त की कहानी आती है, गौरव की। तो उम्मीद है वो ये पॉडकास्ट नहीं देख रहा हो, तो खूब लड़ेगा मुझसे नहीं तो गौरव मेरा दोस्त था कॉलेज के अंदर। तो हुआ ये कि उसको सीनियर्स ने पकड़ लिया, धर लिया। उन्होंने कहा ये तो रंगरूट है, सीधा सा लड़का है। अच्छा, सीनियर ने क्या किया, एक पड़ोस से फूल तोड़ा, उसको दिया कि वो जो 4 लड़कियां खड़ी हैं, हम बॉस कहते थे, मिस्टर बॉस, मिस बॉस, तो वो जो मिस बॉस खड़ी हैं, 4 सीनियर लड़कियां खड़ी हैं, उसमें ये जो रेड सूट वाली लड़की है, उसको ये लाल गुलाब दिया। अच्छा, गौरव ने आप देखा ना ताव, वो फूल लेके जाने लगा, और हम सोच रहे थे यार थोड़ा तो रेजिस्ट कर, कुछ तो ना नुकुर कर। वो तो मुस्कुराते हुए गुलाब ले गया और सीधे जाके वो लेडी सीनियर को दे दिया, मिस बॉस को। अच्छा, वो तो जूती निकालने लगी, चप्पल निकालने लगी कि भैया ये कहाँ से आ गया ये। अच्छा, इसी बीच उसने इशारा कर दिया कि वो जो सीनियर है ना, वो पिलर के पीछे जो बंदा छुपा हुआ है, उस बंदे ने मुझे फूल दिया। अब वो तो उसको काटो तो खून नहीं, वो तो भागता फिर रहा है, और उसका तो इंप्रेशन चौपट हो गया। बिल्कुल। तो अच्छा, अब उसने भी, सीनियर्स भी हंसने लगे, उन्होंने उसको छोड़ दिया कि भाई ये तो बकरा है, बलि का बकरा है। गौरव हंसते मुस्कुराते हुए हमारे पास आया, है ना, ही वॉज अ चिल बॉय। हमने पूछा कि यार तू इतना, मतलब तुझे कोई टेंशन नहीं, तू जाके फूल दे आया ऐसे, मतलब कुछ तो नर्वसनेस हुई होगी। उसने कहा मैं ये सोच के गया था कि अगर मैम हाँ कर देंगी तो मैं बोल दूंगा मैंने दिया है, और ना कर देंगी तो उसने दिया है। तो दिस वाज, मतलब ये सच्ची घटना है, सत्य घटना है, आधारित नहीं, सच्ची घटना है। अच्छा, सत्य तो बस गौरव देख न ले, मुझे मारेगा ना। गौरव जी लड़ेंगे आपसे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है हमें पार्ट 2 भी बहुत जल्द आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं पार्ट 2, या अगर आप चाहते हैं कोटा में क्वांटम कोचिंग को ज्वाइन करना, तो हमने नीचे कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, पूरी डिटेल्स है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कैसा लगा सर पॉडकास्ट, शॉर्ट में बताइएगा। बहुत अच्छा। पर मैं ध्यान रखूंगा कि मैं कंट्रोल्ड वे में बोलूं, बोलते ही जाता हूं। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारा वॉच टाइम बढ़ रहा है आपकी कृपा से। बहुत अच्छा लगा, और बच्चों से क्या सीधे बात करने का, संवाद करने का मौका कम ही मिल पाता है, तो आपके जरिए से हमने देश के सारे बच्चों से बातचीत की है। और बेटा, जब आप कोटा आओगे तो कई सारी यादें बनाओगे, अच्छी भी बुरी भी। उन यादों में से कुछ यादें मैंने आपसे शेयर की। अब आप कॉलेज में जाओगे, आपको खूब अटेंशन मिलेगा, रैगिंग होगी, जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, कई सारे इवेंट्स होंगे, कई सारे एक्सपीरियंस होंगे। हर चीज एक लर्निंग है। बुरा इवेंट है, बुरे लोग जिंदगी में आ रहे हैं, बुरे इवेंट हो रहे हैं, तो वो आपको एक्सपीरियंस देके जा रहे हैं, सिखा के जा रहे हैं। और अच्छे लोग आ रहे हैं तो वो लाइफ में वैल्यू ऐड करके जा रहे हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह जीवन में आगे बढ़ते रहो, एंड नेवर नेवर एवर गिव अप। ओके, थैंक यू सो मच।